स्वागत है सभी का। आज की कहानी है फणीश्वर रेणु द्वारा रचित रसप्रिया। शुरू करते हैं। धूल में पड़े कीमती पत्थर को देखकर जौहरी की आंखों में एक नई झलक झिलमिला गई। अपरूप रूप। चरवाहा मोहना छौड़ा को देखते ही पंचकौड़ी मृदंगिया के मुंह से निकल पड़ा, अपरूप रूप। खेतों, मैदानों, बाग बगीचों और गाय बैलों के बीच चरवाहा मोहना की सुंदरता मृदंगिया की छिन्न ज्योति आंखें सजल हो गई। मोहना ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी उंगली तो रसप्रिया बजाते टेढ़ी टेढ़ी हुई है ना? ए बूढ़े मृदंगिया ने चौंकते हुए कहा। रसप्रिया? हाँ नहीं, तुमने कहाँ सुना बेटा? कहते कहते वह रुक गया। परमानपुर में उस बार एक ब्राह्मण के लड़के को उसने प्यार से बेटा कह दिया था। सारे गांव के लड़कों ने उसे घेर कर मारपीट की तैयारी कर ली थी। बहरदार होकर ब्राह्मण के बच्चे को बेटा कहेगा? मारो साले बुढ़े को, घेर कर मृदंग फोड़ दो। मृदंगिया ने हंस कर कहा था। अच्छा, इस बार माफ़ कर दो सरकार, अब से आप लोगों को बाप ही कहूँगा। बच्चे खुश हो गए थे। 1, 2, 2.5 इस साल के नंगे बालक की ठुड्डी पकड़कर वह बोला था, क्यों ठीक है ना बाप जी? बच्चे टहटहा कर हंस पड़े थे। लेकिन इस घटना के बाद फिर कभी उसने किसी बच्चे को बेटा कहने की हिम्मत नहीं की थी। मोहना को देखकर बार बार बेटा कहने की इच्छा होती है। रसप्रिया की बात किसने बताई तुमसे? बोलो बेटा। 10-12 साल का मोहना भी जानता है पंचकौड़ी अधपगला है, कौन इससे पार पाए। उसने दूर मैदान में चरते हुए अपने बैलों की ओर देखा। मृदंगिया कमलपुर के बाबू लोगों के यहाँ जा रहा था। कमलपुर के नंदू बाबू के घराने में अब भी मृदंगिया को 4 मीठी बातें सुनने को मिल जाती हैं। 1-2 जून भोजन तो बंधा हुआ है, तो कभी कभी राम चर्चा भी यहीं आकर सुनता है। वह 2 साल के बाद इस इलाके में आया है। दुनिया बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है। आज सुबह शोभा मिश्र के छोटे लड़के ने तो साफ साफ कह दिया, तुम जी रहे हो या थेथरई कर रहे हो मृदंगिया? हाँ, ये जीना भी कोई जीना है? निर्लज्जता है और थेथरई की भी सीमा होती है। 15 साल से वह गले में मृदंग लटकाकर गाँव घूमता है, भीख मांगता है। दाहिने हाथ की टेढ़ी उंगली मृदंग पर बैठती ही नहीं। मृदंग क्या बजाएगा? अब तो धादी भी बड़ी मुश्किल से बजता है। अतिरिक्त गांजा भांग के सेवन से गले की आवाज़ विकृत हो गई है, किंतु मृदंग बजाते समय विद्यापति की पदावली गाने की वह चेष्टा अवश्य करेगा। फूटी भाती से आवाज़ निकलती है, वैसे ही आवाज़ सोए सोए। 15-20 साल पहले तक विद्यापति नाम की थोड़ी पूछ हो जाती थी। शादी ब्याह, यज्ञ, उपनयन, मुंडन, छेदन आदि शुभ कार्यों में मृदंगिया को कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं वो अधपगला है। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं, अरे कौड़ी मृदंगिया का भी एक ज़माना था। इस ज़माने में मोहना जैसा लड़का भी है, सुंदर, सलोना, सुरीला। रसप्रिया गाने का आग्रह करता है। एक रसप्रिया गाओ ना मृदंगिया। रसप्रिया सुनोगे? अच्छा सुनाऊंगा, पहले बताओ किसने? हे मोहना बैल भागे। एक चरवाहा चिल्लाया, रे मोहना, पीठ की चमड़ी उतरेगा करमू। अरे बाप, मोहना भागा। कल ही करमू ने उसे बुरी तरह पीटा है। दोनों बैलों को हरे अरे पाट के पौधों की महक खींच ले जाती है, बार बार खट मीठा पाट। पंचकौड़ी ने पुकार कर कहा, मैं यहीं पेड़ की छाया में बैठता हूँ, तुम बैल हाँक कर लौटो। उसने उलट कर देखा भी नहीं। मोहन जा रहा था, उसने उलट कर देखा भी नहीं। रसप्रिया। विदापत नाच वाले रसप्रिया गाते थे। सहरसा के जोगिंदर झा ने एक बार विद्यापति के 12 पदों की एक पुस्तिका छपाई थी। मेले में खूब बिक्री हुई थी। रसप्रिया पोथी की विदापत नाच वालों ने गा गा कर जनप्रिय बना दिया था रसप्रिया को। खेत के आल पर झरजामुन की छाया में पंचकौड़ी मृदंगिया बैठा हुआ है, मोहन की राह देख रहा है। जेठ की चढ़ती दोपहर में खेतों में काम करने वाले भी अब गीत नहीं गाते हैं। कुछ दिनों बाद कोयल भी कूकना भूल जाएगी क्या? ऐसी दोपहरी में चुपचाप कैसे काम किया जाता है? 5 साल पहले तक लोगों के दिल में हुलास बाकी था। पहली वर्षा में भीगी हुई धरती के हरे भरे पौधे से एक खास किस्म की गंध निकलती है।
तपती दोपहरी में मोम की तरह गल उठती थी रस की डाली। वह गाने लगते थे बिरहा, बाचर, लगनी। खेतों में काम करते हुए गाने वाले गीत भी समय असमय का ख्याल करके गाए जाते हैं। रिमझिम वर्षा में 12 मासा चिलचिलाती धूप में बिरहा, चाचर और लगनी। हरे हल जोते हलवाया भैया रे, खुरपी से चलावे मजदूर, एही पंथे धानी मोरा हे रुसील। खेतों में काम करते हलवाओं और मजदूरों से कोई बिरही पूछ रहा है कातर स्वर में, उसकी रूठी हुई धनी को इस तरह से जाते देखा है किसी ने? अब तो दोपहरी नीरस ही कटती है, मानो किसी के पास एक शब्द भी नहीं रह गया है। आसमान में चक्कर काटते हुए चील ने टिहकारी भरी, टिही टिही टिही। मृदंगिया ने गाली दी, शैतान। उसको देखकर मोहना दूर भाग गया। वो आतुर होकर प्रतीक्षा कर रहा है, जी करता है दौड़कर उसके पास चला जाए। दूर चढ़ते हुए मवेशियों के झुंडों की ओर बार बार वह बेकार देखने की चेष्टा करता है। सब धुंधला। उसने अपनी झोली टटोल कर देखा, आम है, मूढ़ी है, उसे भूख लगी है। मोहना के सूखे मुंह की याद आई और भूख मिट गई। मोहना जैसे सुंदर सुशील लड़कों की खोज में ही उसकी जिंदगी के अधिकांश दिन बीते हैं। विपदा नाच में नाचने वाला नटुआ का अनुसंधान खेल नहीं है। सवर्णों के घर में नहीं, छोटी जाति के लोगों के यहाँ मोहना जैसा लड़की मुहा लड़के हमेशा पैदा नहीं होते। ये अवतार लेते हैं समय समय पर जदा जदा ही। मैथिली ब्राह्मण, कायस्थ और राजपूतों के यहाँ विद्यापत वालों की बड़ी इज्जत थी। अपनी बोली मिथिलाए में नटुआ के मुँह से जन्म अवधि हम रूप निहारल सुनकर वे निहाल हो जाते थे। इसलिए हर मंडली की मलुगे नटुआ की खोज में गांव-गांव भटकता फिरता था। ऐसा लड़का जिसे सजा धजा कर नाच में उतारते ही दर्शकों में एक फुसफुसाहट फैल जाए, ठीक ब्राह्मणी की तरह लगता है ना? मधुकांत ठाकुर की बेटी की तरह ना, छोटी चंपा जैसी सूरत है। पंचकौड़ी गुनी आदमी है। दूसरी मंडली में मुलगैन और मृदंगिया की अपनी अपनी जगह होती। पंचकौड़ी मुलगैन भी था और मृदंगिया भी। गले में मृदंग लटकाकर बजाते हुए वह गाता नाचता था। एक सप्ताह में ही नया लड़का भौरी देकर प्रवेश में उतरने योग्य नाच सीख लेता था। नाच और गाना सिखाने में कभी उसे कठिनाई नहीं हुई। मृदंग के स्पष्ट बोल पर लड़कों के पाँव स्वयं ही थिरकने लगते थे। लड़कों के जिद्दी माँ बाप से निपटना मुश्किल व्यापार होता था। विशुद्ध मैथिली में भी और भी शहद लपेट कर और फुसलाता। किशन कन्हैया भी नाचते थे। नाच तो एक गुण है। अरे जाचक कहो या 10 दुआरी, चोरी डकैती आवारागर्दी से अच्छा है अपना अपना गुण दिखाकर लोगों को रिझाकर गुजारा करना। एक बार उस लड़के की चोरी भी करनी पड़ी थी। बहुत पुरानी बात है। इतनी मार लगी थी कि बहुत पुरानी बात है। पुरानी ही सही, बात तो सही है। रसप्रिया बजाते समय तुम्हारी उंगली टेढ़ी हुई थी, ठीक है ना? मोहना न जाने कब लौट आया। मृदंगिया के चेहरे पर रौनक लौट आई। वह मोहना की ओर एक टकटकी लगाकर देखने लगा। यह गुणवान मर रहा है। धीरे धीरे तिल तिल कर वह खो रहा है। लाल लाल होठों पर बीड़ी की कालिख लग गई है। पेट में तिल्ली है जरूर। मृदंगिया वैद्य भी है। एक झुंड बच्चों का बाप धीरे धीरे एक पारिवारिक डॉक्टर की योग्यता हासिल कर लेता है। उत्सवों के वार्षिक टकटका भोजियानों की प्रतिक्रिया कभी कभी बहुत बुरी होती। मृदंगिया अपने साथ नमक, सुलेमानी, चानमार, पाचन और कुनैन की गोली हमेशा रखता था। लड़कों को सदा गर्म पानी के साथ हल्दी की बुकनी खिलाता। पीपल, काली मिर्च, अदरक वगैरह को घी में भूनकर शहद के साथ सुबह शाम चटाता। गर्म पानी। पोटली में मूढ़ी और आम निकालते हुए मृदंगिया बोला, हाँ गर्म पानी। पूरी तिल्ली बढ़ गई है, दवा। आगे कहने की ज़रूरत नहीं। मृदंगिया जानता है मोहन जैसे लड़कों के पेट को तिल्ली चीता पर ही गलती है। क्या होगा पूछ करके दवा क्यों नहीं करवाते? माँ भी कहती है हल्दी की बुकनी के साथ रोज़ गर्म पानी, तिल्ली गल जाएगी। मृदंगिया ने मुस्कुराकर कहा, बड़ी सियानी है तुम्हारी माँ। केले के सूखे पत्ते पर मूढ़ी और आम रखकर उससे बड़े प्यार से कहा, आओ एक मुट्ठी खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं। किंतु मोहना की आंखों से रह रह कर कोई झांकता था। मूढ़ी और आम को एक साथ निगल जाना चाहता था। भूखा बीमार भगवान
आओ खा लो बेटा। रसप्रिया, नहीं सुनोगे? माँ के सिवा आज तक किसी अन्य व्यक्ति ने मोहना को इस तरह प्यासे परोसे भोजन पर नहीं बुलाया। लेकिन दूसरे चरवाहे देख लो तो माँ से कह देंगे, भीख का अन्न? नहीं, मुझे भूख नहीं। मृदंगिया अप्रतिभ हो जाता, उसकी आंखें फिर सजल हो जाती। मृदंगिया ने मोहन जैसा दर्जनों सुकुमार बालकों की सेवा की है। अपने बच्चों को भी शायद वो इतना प्यार नहीं दे सकता। और अपना बच्चा, अपना पराया। अब तो सब अपने सब पराए। मोहना, कोई देख लेगा तो क्या होगा? माँ से कह देगा तुम भीख मांगते हो ना। कौन भीख मांगता है? मृदंगिया के आत्मसम्मान को इस फूल लड़के ने बेवजह ठेस लगा दी। उसके मन की झांपी में कुंडली का सोया हुआ सांप फन फैलाकर फुफकार उठा। ए रसल्ला, मारेंगे वह तमाचे की, एक गाली क्यों देते हो? मोहना ने डरते डरते प्रतिवाद किया। वह उठ खड़ा हुआ। पागलों का क्या विश्वास। आसमान में उड़ती हुई चील ने फिर टिटहरी भरी। मोहन मृदंगिया की आवाज़ गंभीर हो गई। मोहना जरा दूर जाकर खड़ा हो गया। किसने कहा तुमसे कि मैं भीख मांगता हूँ? मृदंग बजाकर पदावली गाकर लोगों को रिझा कर पेट पालता हूँ। तुम ठीक कहते हो। भीख काहीं या नैया, भीख काहीं फलैया, मैं नहीं दूंगा। तुम बैठो, मैं रसप्रिया सुना दूँ। मृदंगिया का चेहरा धीरे धीरे विकृत हो रहा है। आसमान में उड़ने वाली चील अब पेड़ की डाली पर आ बैठी हैं। मोहना डर गया। एक डग, दो डग दे डर वह भागा। एक बीघा दूर जाकर उसने चिल्लाकर कहा, डायन ने बाण मारकर तुम्हारी उंगली टेढ़ी कर दी है। झूठ क्यों कहते हो कि रसप्रिया बजाते समय? एक कौन है ये लड़का? कौन है ये मोहना? रंपतिया भी कहती थी डायन ने मार दिया है। मोहना ने जाते जाते चिल्लाकर कहा, करेला, अच्छा तो मोहना यह भी जानता है कि मृदंगिया करेला कहने से चिढ़ता है। कौन है यह मोहना? मृदंगिया आतंकित हो गया। उसके मन में एक अज्ञात भय समा गया। वह थर थर काँपने लगा। कमलपुर के बाबू के यहाँ जाने का उत्साह भी नहीं रहा। सुबह शोभा मिश्र के लड़के ने ठीक कहा था। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। जाते जाते मोहना डंक मार गया। उसके अधिकांश शिष्यों ने ऐसे ही व्यवहार किया है उसके साथ। नाच सीख कर फुर से उड़ जाने का बहाना खोजने वाले एक एक लड़के की बातें उसे याद है। सोनमा ने तो गाली ही दी थी, गुरु गिरा करता चोट्टा। रंपतिया आकाश की ओर हाथ उठाकर बोली थी, हे दिनकर, साक्षी रहना, मृदंगिया ने फिसलाकर मेरा सर्वनाश किया है। मेरे मन में कभी चोर नहीं था। हे सूरज भगवान, इस 10 दुआरी कुत्ते का अंग अंग फूटकर। मृदंगिया ने अपनी टेढ़ी उंगली को सहलाते हुए एक लंबी सांस ली। रंपतिया, जोधन गुरु की बेटी रंपतिया, जिस दिन वह पहले जोधन की मंडली में शामिल हुआ था, रंपतिया 12वें में पाँव रख रही थी। बाल विधवा रंपतिया पदों का अर्थ समझने लगी थी। काम करते करते वह गुनगुनी नौ अनुरागिनी राधा किछु नहीं माने बाधा। मृदंगिया मुलगैनी सीखने गया था और गुरुजी ने उसे मृदंग धरा दिया था। 8 वर्ष तक तालीम पाने के बाद जब गुरुजी ने स्वजात पंचकौड़िया से रंपतिया को चुमाना की बात चलाई तो मृदंगिया सभी ताल मात्रा भूल गया। जोधन गुरुजी ने उसने अपनी जात छिपा रखी थी। जोधन गुरुजी से उसने अपनी जात छिपा रखी थी। रंपतिया से उसने झूठा प्रेम किया था। गुरुजी की मंडली छोड़कर वह रातों रात भाग गया। उसने गांव आकर अपनी मंडली बनाई, लड़के को सिखाया, पढ़ाया और कमाने खाने लगा, लेकिन वह मुलगैन नहीं हो सका। कभी मृदंगिया ही रहा सब दिन। जोधन गुरुजी की मृत्यु के बाद एक बार गुलाब बाग मेले में रंपतिया से उसकी भेंट हुई थी। रंपतिया उसी से मिलने आई थी। पंचकौड़ी ने साफ जवाब दे दिया था, क्या झूठ फरेब जोड़ने आई है? कमलपुर के नंदू बाबू के पास क्यों नहीं जाती? मुझे उल्लू बनाने आई है? नंदू बाबू का घोड़ा 12 बजे रात को चीख उठी। रंपतिया, पाँचों चुप रहो। उसी रात रसप्रिया बजाते समय उसकी उंगली टेढ़ी हो गई थी। मृदंग पर जमनिका देकर वह परवेश का ताल बजाने लगा। नटुआ ने 1.5 मात्रा बेताल होकर प्रवेश किया तो उसका माथा ठनका। प्रवेश के बाद उसने नटुआ को झिड़की दी, ए रसल्ला, थप्पड़ों से गाल कर दूंगा लाल। और रसप्रिया की पहली कड़ी ही टूट गई। मृदंगिया ने ताल को संभालने की बहुत चेष्टा की। मृदंग की सूखी चमड़ी जी उठी। दाहिने पूरे
पर लाल फरही फूटने लगे और ताल कटते कटते उसकी उंगली टेढ़ी हो गई। झूठी टेढ़ी उंगली, हमेशा के लिए पंचकौड़ी की मंडली टूट गई। धीरे धीरे इलाके से विद्यापति नाच ही उठ गया। अब तो कोई विद्यापति की चर्चा भी नहीं करते हैं। धूप पानी से परे पंचकौड़ी का शरीर ठंडी महफिलों में पनपा था। बेकार जिंदगी में मृदंग ने बड़ा काम किया। बेकारी का एकमात्र सहारा मृदंग। एक युग से वह गले में मृदंग लटकाकर भीख मांग रहा है। धातिंग धातिंग वह एक आम उठाकर चूसने लगा। लेकिन मोहना को डैन की बात कैसे मालूम हुई? उंगली टेढ़ी होने की खबर सुनकर रमपतिया दौड़ी आई थी। घंटों उंगली को पकड़कर रोती रही थी। हे दिनकर, किसने इतनी बड़ी दुश्मनी की? उसका बुरा हो। मेरी बात लौटा दो भगवान। गुस्से में कही हुई बातें। नहीं पांचू, मैंने कुछ भी नहीं किया। जरूर किसी डायन ने मार दिया है। मृदंगिया ने आंखें पोंछते हुए ढलते सूरज की ओर देखा। इस मृदंग को कलेजे से सटाकर रमपतिया ने कितनी रातें काटी है। मृदंग को उसने छाती से लगा लिया। पेड़ की डाली पर बैठी हुई चील ने उड़ते हुए जोर से कुछ कहा। ए रसल्ला, उसने चील को गाली दी। तंबाकू चुनिए आकर मुंह में डाल ली और मृदंग के पूरे पर उंगलियां नचाने लगा। धीना रिगा, धीरी नागी धीनता। पूरी जमीन पर वह नहीं बजा सका। बीच में ही ताल टूट गया। सामने झरबेरी के जंगल के उस पर किसी ने सुरीली आवाज में बड़े समारोह के साथ रसप्रिया की दावली उठाई। मृदंगिया के सारे शरीर में एक लहर दौड़ गई। उसकी उंगलियां स्वयं ही मृदंग के पूरे पर थिरकने लगी। गाय बैलों के झुंड दोपहर की उतरती छाया में आकर जमा होने लगे। खेतों में काम करने वालों ने कहा, पागल है, जहाँ जी चाहा बैठकर बजाने लगता है। बहुत दिन के बाद लौटा है। हम तो समझते थे कि कहीं मर खप गया। रसप्रिया की सुरीली रागिनी ताल पर आकर कट गई। मृदंगिया का पागलपन अचानक बढ़ गया। वह उठकर दौड़ा। झरबेरी की झाड़ी के उस पर कौन है? यह शुद्ध रसप्रिया गाने वाला। इस जमाने में रसप्रिया का रसिक झाड़ी में छिपकर मृदंगिया ने देखा। मोहना तन्मय होकर दूसरे पद की तैयारी कर रहा है। गुनगुनाहट बंद कर उसने गले को साफ किया। मोहना के गले में राधा आकर बैठ गई। क्या बंदी से नदी बह नय की नैन की अहो पलीली बहे ताही थी। मोहना बेसुध होकर गा रहा था। मृदंग के बोल पर वह झूम झूम कर गा रहा था। मृदंगिया की आंखें उससे एक टक निहार रही थी और उसकी उंगलियां फिरकी की तरह नाचने को व्याकुल हो रही थी। 40 वर्ष का पागल युगों के बाद भावावेश में नाचने लगा। रह रह कर वह अपनी विकृत आवाज में पदों की कड़ी धरता, फोए फोए सोए सोए, धीरी नागी धीनता, दुहु रस भय तनु गुने नहीं और। मोहना के आधे काले और आधे लाल होठों पर नई मुस्कुराहट दौड़ गई। पद समाप्त करते हुए वह बोला, इस टेढ़ी उंगली पर भी इतनी तेजी? मोहना हाँफने लगा। उसकी छाती की हड्डियाँ उफ। मृदंगिया धम से जमीन पर बैठ गया। कमाल, किससे सीखे? कहाँ सीखी तुमने पदावली? कौन है तुम्हारा गुरु? मोहना ने हंसकर जवाब दिया, सीखूंगा कहाँ, माँ तो रोज गाती है। पातकी मुझे बहुत याद है, लेकिन अभी तो उसका समय नहीं। हाँ बेटा, बेताल के साथ कभी मत गाना बजाना। जो कुछ भी है सब चला जाएगा। समय कुसमय का भी ख्याल रखना। तो अब आम खा लो। मोहना बेझिझक आम लेकर चूसने लगा। एक और लो। मोहना ने 3 आम खाए। मृदंगिया के विशेष आग्रह पर 2 मुट्ठी मुढ़ी भी भाग गया। अच्छा, अब एक बात बताओ मोहना, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? बाप नहीं है, अकेली माँ है। बाबू लोग के घर कुटाई पिसाई करती है और तुम नौकरी करते हो किसके यहाँ? कमलपुर के नंद बाबू के यहाँ। नंद बाबू के यहाँ? मोहना ने बताया। उसका घर सहरसा में है। 3 साल सारा गांव कोसी मैया के पेट में चला गया। उसकी माँ उसे लेकर अपने मम्हर आई है कमलपुर में तुम्हारी माँ के मामू रहते हैं। मृदंगिया कुछ देर तक चुपचाप सूर्य की ओर देखता रहा। नंदू बाबू, मोहना की माँ। डायन वाली बात तुम्हारी माँ कह रही थी? हाँ, और एक बार रामदेव झा के यहाँ जनेऊ में तुमने गिरधर पट्टी मंडली वालों को मृदंग छीन लिया था। बेताल बजा रहा था, ठीक है ना?
मृदंगिया की खिचड़ी दाढ़ी मानो अचानक सफ़ेद हो गई। उसने अपने को संभाल कर पूछा, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? अजोधा दास। अजोधा दास? बूढ़ा अजोधा दास, जिसके मुंह में न बोल न आँख में लोर, मंडली में गठरी ढोता था, बिना पैसे का नौकर बेचारा अजोदास। बड़ी सियानी है तुम्हारी माँ। एक लंबी सांस लेकर मृदंगिया ने अपनी झोली से एक छोटा बटुआ निकाला। लाल पीले कपड़ों के टुकड़े खोलकर कागज की एक पुड़िया निकाली। उसने मोहना ने पहचान लिया। लोट? क्या लोट है? हाँ नोट है। कितने रुपए वाला? 5 टकिया। 10 टकिया। जरा छूने दोगे? कहाँ से लाए? मोहना एक ही सांस में सब कुछ पूछ गया। सब 10 टकिया है? हाँ, सब मिलाकर 40 रुपये हैं। मृदंगिया ने एक बार इधर उधर निगाहें दौड़ाई, फिर फुसफुसा कर बोला, मोहना बेटा, फारबिसगंज के डॉक्टर बाबू को देकर बढ़िया दवा लिखा लेना, खट्टा मीठा परहेज करना, गर्म पानी जरूर पीना। रुपये मुझे क्यों देते हो? जल्दी रख ले, कोई देख लेगा। मोहना ने एक बार चारों ओर नज़र दौड़ाई। उसके ओठों की कालिक और गहरी हो गई। मृदंगिया बोला, बड़ी तंबाकू भी पीते हो, खबरदार। वह उठ खड़ा हुआ। मोहना ने रुपए ले लिए। अच्छी तरह गांठ में बांध ले, माँ से कुछ मत कहना। और हाँ, यह भीख का पैसा नहीं है बेटा, यह मेरी कमाई के पैसे हैं, अपनी कमाई के। मृदंगिया ने जाने के लिए पाँव बढ़ाया। मेरी माँ खेत की में घास काट रही है, चलो ना, मोहना ने आग्रह किया। मृदंगिया रुक गया, कुछ सोच कर बोला, नहीं मोहना, तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा पाकर तुम्हारी माँ महारानी है, मैं महाभिखारी, 10 दुआरी, जाजक फकीर। दवा से जो पैसे बचे उसका दूध पीना। मोहना की बड़ी बड़ी आंखें कमलपुर के नंद बाबू की आंखें जैसी हैं। रे मोहना, रे मोहना, रे बैल कहाँ है रे? तुम्हारी माँ पुकार रही है शायद। हाँ, तुमने कैसे जान लिया? रे मोहना, रे रे। एक गाय ने सुर में सुर मिलाकर अपने बछड़े को बुलाया। गाय बैलों के घर लौटने का समय हो गया। मोहना जानता है माँ बैल हाँक कर ला रही होगी, झूठ मुँह उसे बुला रही है। वह चुप रहा। जाओ, मृदंगिया ने कहा, माँ बुला रही है, जाओ। अब से मैं पदावली नहीं, रसप्रिया नहीं, निर्गुण गाऊंगा। देखो मेरी उंगली शायद सीधी हो रही है। शुद्ध रसप्रिया कौन गा सकता है आजकल? अरे चलू मन ससुराल जाई बे हो रामा, किया हो रामा नहर में अगिया लगाई बेरे की। खेतों की पगडंडी छरबेरी में जंगल के बीच होकर जाती है। निर्गुण गाता हुआ मृदंगिया झरबेरी की झाड़ियों में छिप गया। ले यहाँ अकेला खड़ा होकर क्या करता है? कौन बजा रहा था मृदंग रे? घास का बोझा सिर पर लेकर मोहना की माँ खड़ी है। पंचकौड़ी या मृदंगिया, ए वह आया है वह? उसकी माँ ने बोझ जमीन पर पटकते हुए पूछा। मैंने उसके ताल पर रसप्रिया गाया है, कहता था इतना शुद्ध रसप्रिया कौन गा सकता है आजकल। उसकी उंगली अब ठीक हो जाएगी। माँ ने बीमार मोहना को हालात से अपनी छाती से सटा लिया। लेकिन तू तो हमेशा उसकी टोकरी पर शिकायत करती थी, बेईमान है, गुरुद्रोही है, झूठा है तो वैसे लोगों की संगत ठीक नहीं है। खबरदार जो उसके साथ फिर कभी गया। 10 दुआरी जाचकों से हेल मेल करके अपना ही नुकसान होता है। चल उठा बोझ। मोहना ने बोझ उठाते समय कहा, जो भी गुनी आदमी के साथ रसप्रिया, चुप रसप्रिया का नाम मत ले। अजीब है माँ, जब गुस्साएगी तो बाघिन की तरह, जब खुश होती है तो गाय की तरह हुक्कारती आएगी और छाती से लगा लेगी, तुरंत खुश तुरंत नाराज। दूर से मृदंग की आवाज़ आई, धातिक धातिक। मोहना की माँ खेत की ऊबड़ खाबड़ मेड़ पर चल रही थी। ठोकर खाकर गिरते गिरते बची। घास का बोझ गिरकर खुल गया। मोहना पीछे पीछे मुंह लटका कर जा रहा था। बोला, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, धातिंग धातिंग। मोहना की माँ खेत की मेड़ पर बैठ गई। जेठ की शाम से पहले पुरवैया चलती है, धीरे धीरे तेज हो गई। मिट्टी की सोंधी हवा में धीरे धीरे घुलने लगी। मृदंगिया और कुछ बोलता था। बेटा बेटा, मोहना की माँ आगे कुछ ना बोल सकी। कहता था, तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा पाकर तुम्हारी माँ महारानी है, मैं तो दस्तुआरी हूँ, झूठा, बेईमान। मोहना की माँ आंसू पोंछ कर बोली, ऐसे लोगों की संगत कभी मत करना। मोहना चुप रहा। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो ये कहानी भैरवनाथ रेणु जी की थी।
देखिए, नई कहानी का अंत ऐसे ही होता है। तो बहुत लोगों की ये शिकायत रहती है कि नई कहानियाँ उन्हें आसानी से समझ में नहीं आती है। तो ये कहानियाँ समझने के लिए आपको बहुत ही एक बार आप इसका सारांश समझ लीजिएगा ना, तो उसके बाद कहानी आपको आसान लगेगा। तो मैं बता दूँ कि इस कहानी को 2 तरह से दिखाया गया है। एक है जिसमें कि जो इसका मुख्य कैरेक्टर है पंचकौड़ी, जिसे कहा जाता है मृदंगिया भी कहते हैं। तो उसका जो प्रेम है वो 2 भागों में विभक्त है। एक जो उसकी कला के प्रति है, रसप्रिया के प्रति, जो उसके लिए उस पागलपन की हद तक अपनी कला से, ये बहुत अच्छी बात भी है कि अपनी कला से प्रेम करना, लेकिन वो छल के मतलब कि उसका जो रामपतिया के प्रति प्रेम है वो दिखावा से लगता है। वो इसलिए क्योंकि उसके गुरु है, उसकी गुरु की बेटी रहती है, तो उससे अच्छा व्यवहार करता है ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से अपने गुरु को खुश करके सीख सके, क्योंकि वो अपने कला के प्रति बहुत समर्पित है। तो इसलिए ये सब भावना से, उसका अच्छे व्यवहार की वजह से रामपतिया के मन में उसके प्रति जो प्रेम उपजता है, उस प्रेम के को उसका समर्पण बिल्कुल जिस तरह वो रसप्रिया के प्रिय समर्पित है अपने कला के प्रति, उसी तरह रमपति उससे उतना ही प्रेम करती है। तो वो चाहती है कि वो उसके साथ विवाह वगैरह करने का मतलब सोचती है, लेकिन जो मृदंग है वो चाहता है कि एक तो बात कि वो प्रेम उससे करता नहीं है, वो जो भी था वो समय उसका अपना स्वार्थ के लिए दिखावा करता है। और दूसरी बात कि वो उसको लगता है कि रामपतिया का संबंध उस गांव के जो जैसे पहले ज़माने में ज़मींदार वगैरह हुआ करते थे, वैसे ही नंदपुर के एक बाबू नंदू रहते थे, कमलपुर के बाबू एक नंदू बाबू रहते हैं, उससे उसका संबंध है क्योंकि वो 12 बजे रात तक वो उसके घर पे आते हैं। और ये कोई मतलब उसके पास किसी बात का सबूत नहीं था कि रामपतिया के ऐसा कोई गलत संबंध है, लेकिन उसका प्रेम दिखावा था, उससे दूर भागना था, इसलिए उसने वो बात उससे बोलकर उस पर उल्टा उसी पर मतलब कि कलंक लगा दिया, तुम्हारा उसके साथ संबंध है। ये चीज़ जो है, ये बात बहुत ज़्यादा उसे मतलब कि आहत करती है रामपतिया को। और रामपतिया अपने चरित्र पर उठे सवाल के लेकर इतना ज़्यादा वो नाराज़गी और आहत होती है कि वो सूर्य भगवान से प्रार्थना करती है कि जिस तरह इसने उसके साथ गलत किया है, भगवान उसका मतलब कि अंगले टाइप का ऐसा कुछ श्राप टाइप का देती है, पर उसका इंटेंशन उसका बुरा चाहना नहीं होता है, उसके जो भावना है उससे बुरा चाहना नहीं होता है, बस वो उसी में गुस्से में कह देती है। और दूसरे दिन उस रात को ही मतलब इत्तेफाक से उसका मृदंग बजाते बजाते उंगली टेढ़ा हो जाता है, और वो जो कला के प्रति उसका समर्पण था, वहीं से कला से उसका संबंध टूट जाता है हमेशा के लिए। जब ये बात सुनती है रामपतिया तो सबसे पहले वहीं दौड़ी दौड़ी आती है और उसे पकड़ कर रोती भी है, और ये बात उससे बुरा ना लगे इसलिए वो कहती है कि डायन ने कोई कर दिया है तुम्हें, लेकिन वो जानती है कि उससे कि हो सकता है कि उसी की वजह से हुआ हो। और इसमें कहीं ना कहीं गलती उस मृदंगिया की भी रहती है कि अगर आप प्रेम पर समर्पित नहीं हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्त्री के ऊपर चरित्र पर सवाल उठाकर नहीं उससे दूर भागो। तो इस बात, और ये कहीं ना कहीं लेखक ने अंदेशा भी दिया है कि जो मोहना बच्चा है वो रामती का ही है, मृदंगिया का ही बच्चा है, ये लेखक ने अंदेशा दिया है। वो किसी नंदपुर के जैसे कि उसको संदेह रहता है कि वो कमलपुर के बाबू का है, पर नहीं, वो लेखक ने अंदेशा दिया, आप ठीक से पढ़िएगा तो, कि वो बच्चा उसी का है, इसीलिए वो अट्रैक्शन भी बीच में दिखाया जाता है। और जैसे कि ये कहानी कुछ सीरियल तो चल नहीं रहा है कि 10 जन्म बाद मिलाना है और फिर मतलब कि वही मिलाना है और फिर कंप्लीट करके आपको स्टोरी दिखानी है, वास्तविकता से जैसे कि सब कहानियाँ नई कहानियाँ चलती है तो वही दिखाता है बस इतना ही, पर ये दिखाता है अंत में कि हाँ उसके प्रति उसके मन में आज भी वो भावना है, पर वो रामपतिया का आज भी वो भावना है मृदंग के प्रति, लेकिन वो नाराज़गी है क्योंकि इतने सालों तक एक अकेली माँ बनकर उसने पाला है अपने बच्चे को। तो मेहनती लोग अपने काम करने से नहीं सकते हैं, लेकिन उनके दुख उनके काम करने से ख़त्म नहीं होता है। तो नाराज़गी उसके मन में अभी भी बनी हुई है, पर मोहना के मुँह से उसका नाम सुनकर और ये सुनकर कि उसने मोहना को बेटा कहा है, उसका मन पिघल ज़रूर जाता है कुछ देर के लिए। बिल्कुल इसी तरह बहुत दिनों बाद अपने लाइफ को, अपने एथी को इतना सा एथी करने के बाद जब वो लौटता है, रामपतिया का नाम सुनता है, तो उसके मन में भी थोड़ा बहुत भावना जगता है, पर उतना प्रगाढ़ नहीं जिस तरह इसके मन में, क्योंकि उसका प्रेम मृदंगिया का प्रेम उसके प्रति कोई प्रेम नहीं था, वो बस एक दिखावा था। हाँ, दिखावा होते होते थोड़ा बहुत आकर्षण हो जाता है, पर वो प्रेम नहीं था। प्रेम उसका अपना रसप्रिया के प्रति था, अपने कला के प्रति, उससे रामपतिया का था उसके प्रति। तो ये कहानी उसी तरह दिखाया गया है। बाकी आपको कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और आपकी कोई जो प्रिय कहानी जो आप चाहते हो सुनना आप ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी उससे भी आपको सुना दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।